हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है यूपीएससी का, उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और आज का पेपर देख के मुझे बहुत खुशी हुई और डेफिनेटली जिन बच्चों ने आज पेपर दिया उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आया होगा और उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से, हमारे क्लास नोट से और हमारे गाइडेंस के 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनको आप इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते थे आराम से, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो हमने आपको क्लास में प्रोवाइड की। तो एस्पिरेंट्स, हम शुरुआत करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से। मेरे पास में जो सेट है वो सेट सी है और ये जो क्वेश्चंस के मार्क नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है वो सेट सी का है। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ में भी अपना क्वेश्चन पेपर रख सकते हैं। जिनके पास में, जिनका हिंदी मीडियम है वो, उनके लिए यहाँ पर ट्रांसलेशन है, यहाँ पर हिंदी वर्जन भी है, लेकिन वो अपना क्वेश्चन पेपर भी साथ में रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देखिए, पूछ रहे हैं स्टेटमेंट 1 में, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, आपको याद हो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर चला था, है ना। यहाँ इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि जीएमओस की बात की है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात की है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैं आपको ट्रेड वॉर की बात कर रहा था, उस समय पे इंडिया और अमेरिका के बीच में एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिएक्शनरी मेजर्स में एक दूसरे के ऊपर ट्रेड बैरियर्स दोनों ने लगाए थे। तो उसी क्रम में आप यदि फॉलो करते होंगे न्यूज़पेपर्स, तो कई जगह हमें पढ़ने को मिला कि इंडिया ने भी अमेरिकन एप्पल्स के ऊपर, अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्या किया, टैरिफ को इंक्रीज किया। और नॉर्मल भी, हमारा जो नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है उसको भी हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे एप्पल्स मिलते हैं, उसमें अमेरिकन एप्पल्स भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में जब ट्रेड करता है तो वहां से एप्पल्स को भी इंपोर्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखें, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए, इंडिया में जो फूड की क्वालिटी उसको जो रेगुलेट करता है वो FSSAI नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बाद ही आप देखेंगे कि फूड जो है वो, फूड प्रोडक्ट्स इंडिया में मार्केट में उतरते हैं। तो जैसे इस प्रोडक्ट के लिए, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स है वो अभी अलाउड नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट्स को, जैसे हम बात करें फूड ग्रेड में, यानी खाने पीने की चीज़ों में, अभी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउड नहीं है। यदि हम बात करें तो एक ही जीएमओ क्रॉप है जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, जो कि कैसा है, नॉन फूड प्रोडक्ट है। नॉन फूड प्रोडक्ट है जो इंडिया में इस समय में अलाउड है, नॉन फूड प्रोडक्ट जो इंडिया में अलाउड है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है कि इंडिया बाहर से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो यदि हम देखें तो यहां पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, जो जहां पर बात हो रही है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। बिल्कुल ठीक है। जब आप देखेंगे, जब आप यदि न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे तो आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया कि अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए उसने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। उसको हम बोलते हैं नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। इसको हम NZIA एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट में उसने ये बोला कि उसको 2030 तक 55% तक अपना एमिशंस क्या करने, कम करने हैं। उसको उसने फिट फॉर 55 भी बोला, फिट फॉर 55 बेंचमार्क भी बोला यूरोपियन पार्लियामेंट ने।
तो यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन को इस इंफॉर्मेशन की लाइट में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रश्न का जो सेकंड स्टेटमेंट है कि द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी भी वहां पर क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, उनकी खुद की टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर चुके हैं वो, जो कि क्लीन है। तो 2030 तक तो कितना कर पाएंगे, 55% तक ही कट कर पाएंगे एमिशंस को, तो उनको और टाइम लगने वाला है। तो ये जो 2040 की टाइमलाइन है ये भी गलत है। तो इस केस में स्टेटमेंट नंबर जो सी है, स्टेटमेंट जो सी है वो कैसा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखा आप, इस प्रश्न को भी हमने, इसको हम एनवायरमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, हम करंट में भी काउंट कर सकते हैं। तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चीजें बार बार न्यूज में रहती है, तो डेफिनेटली इसको हमने एक तरीके से जो न्यूज में जो इंफॉर्मेशन रहती है उसके माध्यम से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न देखें, यह है सीरियल नंबर 20, एनवायरमेंट का क्वेश्चन। बिल्कुल ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमने क्लास में इसको डिस्कस किया। हमें जब हमने क्लाइमेट चेंज पढ़ा, जब हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, जब हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात की, तो ये जाना कि सबसे ज़्यादा जो एमिशंस हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं किसके लिए, पावर प्लांट्स के लिए। और जो पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले फॉसिल फ्यूल हैं, जैसे कोल, जो कोल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से CO2 एमिशंस, SO2 एमिशंस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी प्रश्न में ये बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस। तो यहाँ पर पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ sulfur dioxide emissions will be the right answer. Option D will be the right answer. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीरियल नंबर 71। इसमें उसने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए इस क्वेश्चन में, है ना, जैसे सिकाडा, जैसे फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर, है ना। इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ जाता है, लेकिन यदि इसमें हम गैस वर्क करना चाहें, यदि इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहें, तो जैसे हमने सुना जैसे ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर हम जानते हैं क्या है ना, एक इंसेक्ट है। तो यदि वहां से हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते, तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट। ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं, ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे आपने सुना है ग्रास हॉपर, तो हम सुनते हैं अपने आसपास, तो वहां से हम इसको एक हिंट के तौर पर इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, च्युइंगम्स के ऊपर है। देखिए ये पूछ रहा है, मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सेकंड कह रहा है, मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो जैसे च्युइंगम का बेस बनाने के लिए, जो च्युइंगम्स के इंग्रेडिएंट के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, और आप देखेंगे कि प्लास्टिक अपने आप में क्या एक मिनेज है, अपने आप में एक समस्या बन गई एनवायरनमेंट के लिए, उसको जहां तहां लोग चिपका देते हैं। और जो उसका च्युइंगम की जो प्रॉपर्टी है, जब उसको हम चबाते जाते हैं, तो वो एक तरीके से प्लास्टिक जैसा मटेरियल फील होता है, जहां पर वो कंज्यूम नहीं हो रहा है बार बार च्युइंग के बाद। और च्युइंगम्स के अंदर एक प्लास्टिक इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट। ये एक तरीके का प्लास्टिक है जो च्युइंगम्स में एज ए गम बेस च्युइंगम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यदि हम पहला स्टेटमेंट देखें, बिल्कुल च्युइंगम जो है वो मार्केट में मिलने वाली एक तरीके से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सोर्स बन गई है। और इसका जो च्युइंगम का जो इफेक्ट है, जहां पर उसको च्यू करते हैं और बार बार वो खत्म नहीं होती, वो कंज्यूम नहीं होती है, तो ये उसका प्लास्टिक जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से आता है, ये प्लास्टिक एजेंट पॉलीविनाइल एसीटेट की वजह से आता है। तो यहां हम देखें तो जो राइट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जहां पर दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। इस क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो बहुत इजी है, मतलब इसको आप आराम से, जो आपका एक कॉमन सेंस है उसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर, यहां पर सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 73,
जहां पर उसने हमें क्या किया है, कंट्रीज का नाम दिया और एक तरफ एनिमल्स, जो एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं, और हमसे पूछा है कि इन दोनों पेयर्स में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें हम देखेंगे ये तीनों ही एनिमल, ये जो तीनों ही लोकेशंस हैं, ये तीनों ही कैसे हैं, सही नहीं है। मतलब ये जो कंट्री और उनके आगे जो एनिमल का नाम दिया है वो ये तीनों पेयर इनकरेक्ट है। अब आप जैसे यदि इसको देखना चाहें तो जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है इंद्री या इंद्री, ये जो एनिमल है ये पाया जाता है मेडागास्कर में। ये जो एनिमल है ये पाया जाता है मेडागास्कर में। और ये जो एनिमल है एल्क, ये एक हिरन जैसा एनिमल होता है, ये यूएसए में पाया जाता है। ये एनिमल पाया जाता है यूएसए में। ये एनिमल पाया जाता है यूएसए में। और हम बात करें बोनोबो, बोनोबो जो एनिमल है ये पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे, ये तीनों ही जो मैच हैं, ये तीनों ही जो पेयर दिए हुए हैं, ये कैसे हैं, इनकरेक्ट। तो यहाँ जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव, कोई भी पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एल्क पाया जाता है यूएसए में और बोनोबो पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन को हम जरूर डिफिकल्ट लेवल में रख सकते हैं कि जहां पर हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं पता, हमें लॉयंस के बारे में बात कर रहे हैं, लॉयंस की ब्रीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, चीता के बारे में बात कर रहा है कि चीता रोर करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, लेपर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ही एनिमल फिलाडे फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना, बिग कैट्स हैं। तो यहां हम देखें क्या पूछ रहे हैं हमसे कि लॉयंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। लॉयंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लॉयंस का जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो फिक्स नहीं है, वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 विल बी द, इसका जो स्टेटमेंट नंबर है वो स्टेटमेंट नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। सेकंड हम देखें तो बिल्कुल चीता जो है वो रोर नहीं करता है, मतलब कहते हैं ना कि शेर दहाड़ता है लेकिन चीता नहीं दहाड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, अनलाइक मेल लॉयंस मेल लेपर्ड्स डू नॉट क्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। देखिए जो बिग कैट्स होते हैं उनकी टेरिटरी होती है, वो जहां भी मूव करते हैं वहां पर क्या करते हैं, अपनी यूरिन के थ्रू अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। वो गंध के माध्यम से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं और दूसरे जानवर को ये इंडिकेट करते हैं कि पहले से यहां पर कोई जानवर मौजूद है, ये उसकी टेरिटरी है। तो ये जो लेपर्ड्स के बारे में लिखा है कि वो अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करते, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 3 विल बी द रॉन्ग। और यहां देखें तो ऑप्शन नंबर बी, जहां पर स्टेटमेंट 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। देखिए 78 जो प्रश्न है इसके बारे में हम बात करें तो हमने एनसीईआरटी में भी इस डायग्राम को देखा था, एनसीईआरटी के में भी दिया हुआ और उसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि जो पैरासाइटिज्म, जो जीव किस तरीके से म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है, जहां पर एक जीव दूसरे जीव को हेल्प कर रहा है, दोनों ही जीव को क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, दोनों ही गेन कर रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जहां पर एक ऑर्गेनिजम्स को भी क्या हो रहा है, बेनिफिट, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी बेनिफिट हो रहा है। ये किसका उदाहरण है, म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। इसमें जैसे फिग, जो अंजीर का पौधा, जो अंजीर का पेड़ होता है, उसके पॉलिनेशन में एक मक्खी उसको हेल्प करती है, जो मक्खी उस अंजीर के फ्रूट में जाके पॉलिनेशन का काम करती है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, जहां पर वो पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, 1 बटरफ्लाइज, सेकंड फिश, थर्ड है फ्रॉग, और पूछ रहा है कि इन तीनों में से उपयुक्त में से कौन कौन सी विषाक्त प्रजातियां हैं। देखिए बटरफ्लाइज कुछ ऐसी तितलियां होती हैं जो कैसी, जो जहरीली होती हैं, जो बचने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल करती हैं, जहर को एज ए
टूल इस्तेमाल करती हैं। कुछ स्पीशीज फिश की ऐसी होती हैं जो जिनको जो जिनको खाना भी मना होता है, जो पॉइजनस होती हैं। इसी तरीके से कुछ फ्रॉक्स भी ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो ये तीनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो तीनों ही स्पीशीज हैं, वो कैसी हैं? पॉइजनस। तो यहां पर हम देखेंगे तो आंसर तीनों तीनों ही कैसे हैं? पॉइजनस है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए कई बार ये इस तरीके के प्लांट्स के ऊपर कई बार प्रश्न पहले भी पूछ चुका है यूपीएससी की। स्पीशीज का नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से ट्रीज कैसे हैं एक्चुअली नेटिव है, यानी भारत में ही पाए गए या भारत के ही ओरिजिनली प्रजाति है वो। तो यहाँ हम देखें ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है कैश्यू, फिर सेकंड है पपाया, तीसरा है रेड सेंडर। यदि हम क्वेश्चन को इसकी बात करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है जहां पर हम बता दें कि इतने सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कि इसमें से कौन सी इंडिया की नेटिव है या कौन सी बाहर से आई है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो कैश्यू और पपाया दोनों ही क्या हैं? कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के माध्यम से बाहर से आया है। और रेड सेंडर कैसा है? रेड सेंडर इंडिया का ही नेटिव प्लांट है ना। शीशाचलम की पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। तो रेड सेंडर विल बी द राइट आंसर। और यहां हम देखें तो ओनली वन विल बी द राइट ऑप्शन। ओनली वन विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन, मतलब इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये उसने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनएपी की साइट से डायरेक्टली उसने ये कंटेंट उठाया, जहां पर वो पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड की बात हो रही है। और जहां पर क्या है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल, जो वेटलैंड्स होती हैं, जो मार्शी एरियाज होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो एक तरीके से कार्बन का सोर्स होता है। एक तरीके से कार्बन कैप्चर करने के लिए कार्बन कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है वहां पर। एक तरीके से वो कार्बन सिंक होती है, कार्बन सिंक के तौर पर वो काम करती है। तो पूछ रहे हैं कि कार्बन एमिशंस which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction, यानी इस पीटलैंड को यदि खत्म कर दिया जाए, यदि ये पीटलैंड खत्म हो गई तो क्या होगा? डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि इसने जो कार्बन स्टोर किया हुआ है वो कहाँ चला जाएगा? वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। जब कार्बन सिंक नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? जो कार्बन उसने प्लांट्स के फॉर्म में नष्ट किया और जो सॉइल में उसने एक्यूमुलेट कर रखा है वो कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहां हम देखें तो ऑप्शन बी, कॉन्गो बेसिन विल बी द राइट आंसर। आप देखेंगे कॉन्गो बेसिन के अंदर है ना। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अमेजन बेसिन क्यों नहीं है? यदि आप अमेजन बेसिन को देखेंगे तो वो कैसा है? इक्वेटोरियल रीजन में है। और कॉन्गो बेसिन को हम देखेंगे तो कॉन्गो बेसिन जो है उसके अंदर जैसे कंट्रीज आते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून, गेबन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, ये सब कैसे कंट्रीज हैं जो कॉन्गो बेसिन में आते हैं। तो इक्वेटर के पार भी, यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, तो इक्वेटर से कुछ दूर पर भी है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये तीनों ही क्या है? इन चारों ऑप्शन में कॉन्गो बेसिन जो है वो राइट आंसर है। रियो डे ला प्लाटा की बात करेंगे तो ये बेसिन कहां पर है? ये है अर्जेंटीना और उरुग्वे की बॉर्डर पर है ना। किकोरी बेसिन कहां पर है? ये पापुआ न्यू गिनी में। तो जब इस तरीके की पीटलैंड में, वहां पर कॉन्गो रिवर की वजह से बहुत ज्यादा मार्शी लैंड बना हुआ है, मतलब एक पूरा वेटलैंड जैसा, जहां जो कि पानी से भरा हुआ है। तो कॉन्गो बेसिन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? बायो एक्युमुलेशन से जुड़ा हुआ है ना। इसमें एक सब्सटेंस की बात की हुई है, जैसे परफ्लुओरो एल्किल, और उससे जुड़े सब्सटेंसेस की बात हो रही है। ये सब्सटेंसेस कैसे हैं? तो देखिए इस सब्सटेंस का जो इस्तेमाल होता है वो क्लोथ्स बनाने में, कारपेट बनाने में, फूड पैकेजिंग में, एडेसिव्स बनाने में, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो केमिकल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये एनवायरनमेंट में रहता है। तो डेफिनेटली ऐसा जो प्रोडक्ट है जो बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसकी फूड चेन में जाने की पॉसिबिलिटी है। जब वो पानी में चला जाएगा, जब वो फूड में जाएगा, है ना, या वो ड्रिंकिंग वाटर में चला जाएगा, तो और डिग्रेड नहीं होगा, तो डेफिनेटली
वो कहाँ होगा, बायो एक्यूमुलेशन में, बायो एक्यूमुलेट होगा, वो फूड चेन में एंटर करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन में यदि आप बेसिक थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, यदि आप इसको थोड़ा सा इसमें लॉजिकल गैस करें तो इसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम देखें तो ऑप्शन इसका तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 90 है ना, ये क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ा। जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिस्कस किया था तब वहां हमने बताया था कि शेड्यूल 5 में ऐसे एनिमल्स को लिस्ट किया गया है जिनको वर्मिन कैटेगरी में रखा है। जैसे फ्लाइंग फॉक्स को फ्रूट बैट के नाम से लिखा गया है, फ्लाइंग फॉक्स को फ्रूट बैट हो गया, कॉमन क्रो हो गया, या रैट या माइस, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इनके शिकार पर, यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चीजें हैं, इनके शिकार पर कोई भी किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, ये पीड़क की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि देखेंगे फ्लाइंग फॉक्स, यस, इसको वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया है, इसको फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि ये बहुत सारी बीमारियां फैलाने के लिए जूनेटिक डिजीज होती हैं, जिसके पीछे ये फ्रूट बैट या इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जिम्मेदार होती है। जैसे निपा वायरस भी किसकी वजह से, इसी फ्रूट बैट की वजह से। कई बार एडवाइजरी जारी होती है कि जो कटे हुए फल हैं, हो सकता है कि उसको फ्लाइंग फॉक्स ने बाइट किया हुआ है, यानी उसको काट रखा है, इस तरीके के झूठे फल उनके नहीं खाने हैं, तो ये वर्मिन की कैटेगरी में। सेकंड स्टेटमेंट देखें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका नाम ही फ्रूट बैट है। तो जो फ्रूट्स को खाने वाली ये बैट है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वो दूसरे जानवरों के ब्लड पर सर्वाइव करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये इजी कैटेगरी में इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज